हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इसको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हो। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? पीयर इवेल्युएशन के लिए। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन बिलोंग करते हैं नंबर 1 ज्योग्राफी से और नंबर 2 है गवर्नेंस से। मतलब GS1 एंड GS2 दोनों से हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर इस दौरान आपका कोई डाउट होता है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। मतलब काफ़ी अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 15 मार्कर है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से और क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, विशिष्ट विशेषताएं ऑफ द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, उसके फीचर्स क्या हैं वो आपको बताने होंगे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु एंड वनस्पति, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। फिर क्या पूछा गया है? डिस्पाइट सिग्निफिकेंट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वाई इट रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सबसे एंड में आप कंक्लूड करेंगे। ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसके और जो यहाँ की वेजिटेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है क्लाइमेट को लेके, इसके क्या फीचर्स हैं वो बताओ। दूसरा क्या है? वेजिटेशन, इसके क्या फीचर्स है ये आपको बताने होंगे, ठीक है। 2 पार्ट तो यहाँ पे समझ में आ गए। इसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये क्यों अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। ये क्यों अंडर डेवलप्ड है ये भी आपको बताना होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे विकास इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन मतलब कोई ना कोई डायग्राम, कोई ना कोई मैप तो वहाँ पे आना ही चाहिए। और यहाँ तो ये जो क्वेश्चन है ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि आपको डायग्राम बनाना होगा। किस चीज़ का डायग्राम? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो जो रीजन्स हैं जहाँ पे ये क्लाइमेट पाया जाता है, तो उसका डायग्राम होना ही होना चाहिए, ठीक है। वो इस क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, मैंने आपको कहा था जीसी लियोंग, ठीक है। जीसी लियोंग जो बुक है ना, तो उसमें जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनका क्या क्लाइमेट है, क्या वेजिटेशन वगैरह, उसको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये टॉपिक हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं
कि ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है और पेज नंबर 116, ठीक है, 116। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी यहीं से उठ के आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो तो हमने देख ही लिए, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जिनको हमको एड्रेस करना है तो इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है, तो इसका सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा कि ये किस एरिया में ये क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप बता पाएंगे कि इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में 5 to 10 डिग्री, ठीक है, ये जो एरिया होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। और उसमें भी जो सबसे मेन जो एरिया है वो कौन से हैं, अमेजन, कॉन्गो, मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आपको याद ही रखनी होगी और इसीलिए मैंने आपको बुक बताई है, बुक उसमें जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से करना है। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मैप भी आपको पता होना चाहिए और ये मैप आपको ड्रॉ करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो एरियाज है ना, तो यहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट सबसे अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। ये इक्वेटर है, ठीक है, इसके ऊपर नीचे का ये एरिया है जहाँ पे 5 to 10 डिग्री, जहाँ पे ये क्लाइमेट काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया है कि ये जो क्लाइमेट है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए क्लाइमेट की जब भी बात होगी तो आप क्या बात करोगे कि भाई टेम्परेचर का क्या सीन है, ठीक है, और क्या बताओगे कि जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, उसका क्या सीन है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह बताने होंगे कि इस पर्टिकुलर जो क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन मीन्स जो बारिश है, जो रेनफॉल है, उसका पैटर्न किस तरह से होगा, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए क्योंकि ये एरिया इक्वेटर के एकदम पास में है, इक्वेटर के एकदम पास में, तो देखिए ये तो चीज़ आप समझ ही जाओगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहेगा और कितना रहता है, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसको 80 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। और इसमें काफ़ी कम वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्लाइमेट है उसकी सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर एकदम यूनिफॉर्म होता है, मतलब न तो सर्दी पड़ेगी न गर्मी पड़ेगी, ठीक है, न तो समर सीजन होगा न विंटर सीजन होगा, क्योंकि टेम्परेचर एकदम यूनिफॉर्म है। अब देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसमें आपको ये भी देखना होगा कि ये भी टेम्परेचर ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है जैसे कि क्लाउडीनेस, ठीक है, क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी, हैवी प्रेसिपिटेशन, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है इन सब एरियाज में। और ऐसा होने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत वहाँ की जो कंडीशन है वो बियरेबल हो जाती है, क्योंकि देखिए 27 डिग्री सेल्सियस भी ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला एरिया ये होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म है और उसमें जो एनुअल रेंज है वो काफ़ी कम है। इवन जो डाइअर्नल रेंज होती है, मतलब एक दिन में जो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसमें भी काफ़ी कम वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी टेम्परेचर में, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। देखिए क्योंकि सफिशिएंट टेम्परेचर अवेलेबल है, ठीक है, इवोपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है इस वाले एरिया में, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका डाटा आपको लिखना होगा 60 इंचेज से लेके 100 इंच के बीच में आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। और देखिए ये जो रेनफॉल है ना ये पूरे ईयर में होता है, साल भर ही बारिश होती रहती है, ठीक है। मैंने कहा था कि कोई सीजन वगैरह नहीं है, साल भर यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। और ये जो रेनफॉल है ये पूरे साल भर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, इसका मतलब कह सकते हो कि नो मंथ विदाउट रेन,
मतलब साल भर ही आपको इस वाले एरिया में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन देखिए जहाँ तक प्रेसिपिटेशन की बात है तो दो बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड देखिए जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल मेंस के लिए ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 से 5 साल पहले के पेपर्स देखेंगे प्रीलिम्स के तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। क्लाइमेटिक जो जोन्स होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें से एक जो रीजन है वो क्या है, इक्वेटोरियल। अब देखिए इसकी दो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, वो क्या हैं कि साल भर बारिश होती है लेकिन 2 महीने ऐसे होते हैं, 2 मंथ्स ऐसे होते हैं जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है। और ये मंथ कौन से होते हैं, ये मंथ होते हैं अप्रैल एंड अक्टूबर, ठीक है, अप्रैल एंड अक्टूबर। अब देखिए इनसे जुड़ी खास बात क्या है कि जो इक्विनॉक्स होता है मार्च में होगा, ठीक है, एंड कब होगा, सितंबर में होगा। तो उसके अगला जो महीना है तो वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। और मिनिमम कब देखने को मिलता है, मिनिमम देखने को मिलेगा जून में एंड दिसंबर में, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना होगा, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मेंशन करनी होगी। जैसे कि देखिए हमने बात की प्रेसिपिटेशन की, लेकिन वो किस तरह से होता है। देखिए अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो मॉर्निंग में देखें तो काफ़ी सनी एंड ब्राइट डेज होते हैं, लेकिन आफ्टरनून में, ठीक है, 3 से 4 बजे के आसपास देखिए काफ़ी बरसात होने लग जाती है, काफ़ी रेनफॉल होता है। और ये जो रेनफॉल होता है ना ये कन्वेक्शनल होता है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, ठीक है। काफ़ी हैवी डाउनपोर होता है, मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है। टोरेंशियल डाउनपोर इसको कहते हैं, टोरेंशियल डाउनपोर, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बरसात होती है। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर, सीजन्स एंड प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और है, वो है ह्यूमिडिटी वाला। देखिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 80%, ठीक है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट क्या पूछा गया है, अगला पार्ट ये पूछा गया है कि जो यहाँ का वेजिटेशन है उसकी क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब देखिए जब वार्म कंडीशन है, ठीक है, साल भर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, बारिश भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए जब हम बात करते हैं वेजिटेशन की। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूरे साल भर यहाँ पे ग्रोथ सीजन होता है, इसलिए काफ़ी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह की वेजिटेशन आपको मिल रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलेंगे जो बेसिकली हार्ड वुड वाले होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि इबोनी हुआ, महागोनी हुआ, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या वेरिएशन आप देखेंगे, स्मॉलर ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाम ट्रीज। और इसके अलावा काफ़ी कुछ अंडर ग्रोथ भी होती है, जैसे कि क्लाइंबिंग प्लांट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है जो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट, देखिए क्योंकि काफ़ी डेंस ये फॉरेस्ट होते हैं, काफ़ी थिक इनकी कैनोपी होती है, ठीक है, तो सनलाइट इतनी आराम से नहीं मिलती है। तो ये जो वेजिटेशन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनको फाइट करना होता है सनलाइट के लिए, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है वर्टिकली, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्ट लेयर्ड अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे देखिए आपको 150 फीट मतलब अराउंड 50 मीटर तक की हाइट के भी आपको ट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगे। देन मल्टीपल स्पीसीज, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक ही तरह की स्पीसीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, काफ़ी अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन फॉरेस्ट क्लियरिंग, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो फॉरेस्ट का एरिया उसको क्लीन कर दिया जाता है, लेकिन जब इनका काम खत्म हो जाएगा तब क्या होता है, वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट की ग्रोथ होने लग जाती है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉरेस्ट। और देखिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं मलेशिया की जब बात करते हैं तो उसमें इन सेकेंडरी फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, बेलुकर।
ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप इसको लिखने बैठोगे ना तो शॉर्ट में इसको लिखो, आराम से टाइम पे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि भाई क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये अंडर डेवलप्ड रहता है। क्योंकि देखिए कितने सारे एवरग्रीन यहाँ पे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना काफ़ी बड़े लेवल पे आपको मिलेगा, तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी अंडर डेवलप्ड क्यों है? तो देखिए उसका कारण क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देखिए क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे एक्सेसिव हीट आपको देखने को मिलेगी, हीट काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप मेंटली फिजिकली आप एकदम हैंडीकैप हो जाओगे, आपका काम करने की इच्छा होगी नहीं। ठीक है, फटीग रहेगा, जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है उसकी कंडीशन ही इस तरह की है। हीट काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख लीजिए बॉम्बे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो चिपचिपा सा वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है। एंड देखिए इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है ये काफ़ी फेवरेबल होता है किस चीज़ के लिए? बैक्टीरिया के लिए, और जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिजीज़ वगैरह भी फैलने के काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया। और देखिए ये जो खतरे हैं ये केवल जो ह्यूमन्स हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि जो एनिमल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। देन जंगल्स, देखिए हमने बात की कि काफ़ी डेंस ये फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आपको क्लियर करना है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, काफ़ी खूंखार एनिमल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जिनसे काफ़ी खतरा वगैरह होता है, तो इतना आसान नहीं है जंगल्स को क्लियर करना। और देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएगा तो आपको फॉरेस्ट को क्लीन करना होगा। ठीक है, तो वो इतना मुश्किल होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। देन रैपिड डेटेरियोरेशन ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल, देखिए एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ट्रॉपिकल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। ठीक है, देखिए अगर ट्रॉपिकल सॉइल वर्जिन स्टेट में है, मतलब उसको अभी तक टच नहीं किया गया है, वो अनटच्ड स्टेट में है, तब उसमें क्या होता है, जो ह्यूमस होता है ना वो उसकी काफ़ी थिक लेयर होती है। क्यों? क्योंकि देखिए बारिश हो रही है, जो वेजिटेशंस हैं उनकी जो लीफ है वो वहीं पे गिर रही है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमस काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन जब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो, पूरे पैच को क्लियर कर देते हो, तो उसके बाद वो डेटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा देखिए क्योंकि काफ़ी टोरेंशियल डाउनपोर होता है, काफ़ी तेज़ बरसात होती है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन लंबरिंग, मतलब लकड़ी को काटने में कठिनाई है। देखिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इतने डेंस फॉरेस्ट है तो मतलब जो लंबरिंग है वो काफ़ी प्रमोट होनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ी है ना वो काफ़ी हार्डवुड होती है, और जब आप इसको नदी में डालते हो तो ये फ्लोट नहीं करती है बल्कि डूब जाती है। ठीक है, तो भाई किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि काफ़ी हार्डवुड होती है। इसके अलावा एक ही तरह की वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी एक जगह पे, अलग अलग जगह पे मिलेगी, तो ये भी एक इशू रहता है। ठीक है, डिफिकल्टी इन लंबरिंग। नेक्स्ट वन इज लाइव स्टॉक फार्मिंग। देखिए जो एनिमल्स होते हैं उनको कुछ ग्रास वगैरह चाहिए ना चरने के लिए, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो मीडो ग्रास होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है वो भी यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो देखिए मतलब ये जो पूरा जो टॉपिक है ना ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। केवल एक ही टॉपिक छूटा है, वो क्रॉप्स वाला है, तो उसको आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, बाकी ब्रॉडली ये पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन की डिमांड भी है। अब आपको कंक्लूड करना है। अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ऐसा आपको बहुत सी बार देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पे क्या कंक्लूजन होगा, तो सिंपली आप लिख दो कि 10 अबव फैक्टर्स हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। ठीक है, इससे अच्छा भी अगर आप सोच सकते हो तो लिख दो। ठीक है, बाकी बहुत सी बार ऐसा होगा ज्योग्राफी में कि कंक्लूजन आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो सिंपली आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बट कोशिश करो कि 1 या 2 लाइन लिख दो, ये हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक तो हमने अच्छे से कर लिया है। अब देखिए, अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि गवर्नेंस से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद रिगार्ड टू फंक्शनिंग ऑफ वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, जो कि नियामक निकाय होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, तो उनकी फंक्शनिंग में क्या इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिस्टमिक इश्यूज प्लेगिंग देम, ठीक है, कौन से इश्यू उनको परेशान कर रहे हैं। दूसरा, सजेस्ट मेजर्स टू रिजॉल्व द इश्यूज, कुछ रिकमेंडेशन वगैरह आपको देनी होगी, सॉल्यूशंस वगैरह आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद देखिए आप बताइए कि क्या इश्यूज हैं, और उसके बाद आपको सोल्यूशन देने होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये जितने भी पार्ट्स हैं अब आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाते होंगे, ठीक है। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, इंट्रोडक्शन, इश्यूज, देन यहाँ पे आपको, अच्छा ये गलत है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस वगैरह देने होंगे। ये लगता है पिछली स्लाइड का ही छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस देने होंगे, ठीक है। एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को डिफाइन कर सकते हो अगर आपको पता है, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज क्यों बनाई गई थी अगर आपको ये पता है, तो तभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडीज, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि ट्राई हो गया, सीपीसीबी हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एफएस ये हो गया, ठीक है, एफएसएसएआई हो गया, और क्या हो सकते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, ये भी इसका एग्जाम्पल है, नाबार्ड हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है कि रेगुलेशंस जो हैं उनको सेट करना, ठीक है, रेगुलेशंस को सेट करना, देन उनको इन्फोर्स करना, ठीक है, जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करना, ये सब इनके फंक्शंस होते हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 91 के बाद, तब हर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह बनाई गई थी, उसके एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। हर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बॉडीज बनाई गई थी, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर सेक्टर में जो रिसोर्स का अलोकेशन है उसको अच्छे से एफिशिएंटली उसका यूज हो, उसको रेगुलेट किया जा सके, और एक सही से कंपटीशन जो है वो इंड्यूस किया जा सके। जैसे कि अगर कोई नया सेक्टर ओपन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि किसी की मोनोपोली हो जाए, ठीक है। तो कंपटीशन प्रमोट करने के लिए इनको बनाया गया था। तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख दो कि भाई ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि स्पेसिफिक फील्ड में इनको स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करने होते हैं, ऑपरेट करवाना होता है, ठीक है, इन्फोर्स करवाना होता है। तो ये सब इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप इस तरह से लिख दो, या फिर आप जो मैंने यहाँ बताया इस तरह से लिख दो, या फिर कोई और तरह से भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि इनमें इश्यूज क्या हैं, तो देखिए काफ़ी सारे इश्यूज एकदम कॉमन से हैं। देखिए, अभी आरबीआई और जो गवर्नमेंट का जो इशू है काफ़ी न्यूज़ में होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है आरबीआई में की फंक्शनिंग में, ठीक है। तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, खुद से आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंटरफेयर करती है, ठीक है। पॉपुलिस्ट प्रेशर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, जैसे कि बजट के लिए आप डिपेंडेंट हो मिनिस्ट्री के ऊपर, स्टाफ वगैरह की कमी है, ठीक है। तो वो सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीपल बॉडीज हैं। अब देखिए, मल्टीपल बॉडीज होंगी तो कोऑर्डिनेशन का इशू हमेशा बना होता है, ठीक है। तालमेल का इशू हमेशा बना होता है, किसके साथ, बॉडी प्लस गवर्नमेंट। इसके अलावा देखिए, मल्टीपल बॉडी हैं तो जो जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, जो आपका मतलब क्षेत्र है, जो डोमेन है जहाँ पे आपको काम करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, एनजीटी हो गया एंड सीपीसीबी हो गया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप एआईसीटीई की बात कर सकते हो वर्सेस यूजीसी की बात कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अनक्लियर रोल्स एंड स्ट्रक्चर।
देखिए इतनी सारी बॉडीज हैं लेकिन सब में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है। किस तरह की यूनिफॉर्मिटी कि भाई किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। टेन्योर कितना होगा, किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है, तो अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप रिमूव कर रहे हो तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, सब में अलग अलग है, ठीक है। तो रोल्स एंड स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है। देन इन एडिकेट एक्सपर्टीज, देखिए सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इससे होता क्या है ना कि बहुत सी बार ऐसा होगा कि जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं, और इससे क्या हुआ, इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। देन इनएफिशिएंट रिव्यू मैकेनिज्म, अब देखो कोई रेगुलेटरी बॉडी है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो इसको भी तो आपको जज करना होगा ना। तो ये मैकेनिज्म हमारे यहाँ काफ़ी पुअर है, ठीक है, काफ़ी पुअर है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वगैरह होती हैं वो इतनी एफिशिएंटली इनको जज नहीं कर पाती हैं, ठीक है, रिव्यू नहीं कर पाती हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि भाई क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको कुछ सॉल्यूशंस वगैरह यहाँ पे सजेस्ट करने होंगे। तो देखिए जितने भी इश्यूज आपने बताए हैं उन्हीं को रिवर्स कर दो, ऐसा ही होता है, ठीक है। भले ही वो आपका पबेड ऑप्शनल हो या कोई भी हो, जो इश्यूज आप बता रहे हो ना उनको रिवर्स कर दो, वही आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। देखिए थोड़ा अच्छा सा नाम दे दो, ओवरहोलिंग, मतलब पूरा आपको काया पलट करना होगा। किस तरह से, जैसे कि यूनिफॉर्म टेन्योर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस वगैरह होना चाहिए, वो आप लिख सकते हो। मल्टीपल बॉडीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि स्पेसिफिक सेक्टर, तो सेंटर पे एक बॉडी बना दो और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट लेवल है वहाँ पे एक बॉडी बना दो। तो इस तरह से हमको फिक्स करना चाहिए। जहाँ तक बात थी कि भाई फाइनेंस वगैरह का इश्यू होता है, तो भाई इनको फंक्शनल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी होगी, बजट वगैरह पे डिपेंडेंस कम होनी चाहिए, इनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। देन स्ट्रेंथनिंग लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, देखिए ये रिकमेंड किया था सेकंड एआरसी ने। क्या कहा था उसने, सेकंड एआरसी ने, कि जो पार्लियामेंट है ना उसका सुपरविजन आपको स्ट्रेंथन करना होगा, उसको और मजबूत करना होगा। किसी मिनिस्ट्री के अंडर में मत रखो, बल्कि जो पार्लियामेंट है उसके अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री के अंडर में होगी तब तो आप उनको फेवर करोगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंडर में इनका सुपरविजन होना चाहिए। तो इस तरह के सोल्यूशंस आपको यहाँ पे देने होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट्स की बात कर सकते हो कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को हमको चूज करना चाहिए, उन्हीं का सिलेक्शन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोल्यूशंस वगैरह दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए जहाँ तक कंक्लूजन की बात है ना, तो आप कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंस वगैरह बता सकते हो, जैसा कि आपके सामने है कि नीड ऑफ द आवर क्या है, समय की मांग क्या है, कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो एम्पावर्ड होनी चाहिए, वो एम्पावर्ड होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको निभा सकें, ठीक है, और जो अभी ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है ना उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सके, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। देखिए ये लर्नर है और ये इनका फर्स्ट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए फर्स्ट आंसर के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपने इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपको खुश नहीं होना है क्योंकि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हालांकि आपका एफर्ट्स अच्छे हैं और मेहनत करिए और अच्छा हो जाएगा। देखिए डायग्राम आपने अच्छा बनाया है लेकिन उसकी डिटेलिंग आपने सही से नहीं की है, ठीक है, हम बात करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले तो ना आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और देखो ऐसा मत करो, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर 10 मार्कर होता तो 2 से 3 लाइन सफिशिएंट होती, और ये सेम होता है कंक्लूजन के लिए भी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए ये जो मैप आपने बनाया है ना, तो इसकी डिटेलिंग आपने सही से नहीं की है। ये जो रीजन्स है ना, यहाँ पे ये नहीं होता है, इस तरह का क्लाइमेट इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। तो डिटेलिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। और देखिए अगर थोड़ा नाम वगैरह लिख दोगे, ठीक है, तो वो और अच्छा हो जाएगा। बाकी मैप आपने अच्छा बनाया है। फिर आपने बताया कि किन किन रीजन्स में इस तरह का क्लाइमेट मिलता है। तो देखिए सेंट्रल अमेरिका तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ईस्ट इंडीज वाले में मिलता है, ठीक है। तो प्रॉपर क्या होगा कि आप कंट्री का नाम लिखो कि कहाँ पे मिलता है, और वैसा ही जीसी लियोंग में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो कंट्री स्पेसिफिक आपको यहाँ पे बताना चाहिए। फिर आपने क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। देखिए फीचर्स की बात हो रही है तो देखो अपने आपको यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग देनी चाहिए थी
कि भाई आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, जैसे कि मान लो फीचर्स हो गया, ठीक है, फीचर्स, इसके बाद एक हो गया टेम्परेचर, और फिर इसमें सब पॉइंट्स हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और फिर इसमें सब पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर करते हो तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। जो यहाँ पे मिसिंग है, आपने लिखा है कि हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, तो ये बात सही है, लेकिन आपको कोई डाटा, कोई फिगर देना होगा। जैसे कि हॉटनेस की बात है तो भाई 27 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिड मतलब 80% से ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह होती है। आप बता रहे हो कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डाटा आपको बताना होगा कि भाई 60 से लेके 100 इंच के बीच में यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और भी देखिए काफ़ी कुछ डायमेंशंस थी कि यहाँ पे सीजन्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, जो डायअर्नल चेंज होता है, वेरिएशन काफ़ी कम होता है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अच्छा, वेरिएशन आपने मेंशन किया है कि एनुअल रेंज 2 डिग्री है, तो ये बात सही है, ठीक है, डायअर्नल चेंजेस वगैरह होने चाहिए। और फिर आपने देखिए जो रेनफॉल है उसको काफ़ी शॉर्ट में कर दिया। आपको कन्वेक्शनल करंट के बारे में बताना चाहिए था, आफ्टरनून में होती है, ठीक है, टोरेंशियल डाउनपोर होता है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की है। फिर देखिए आप बात करें वेजिटेशन की, तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग चेंज करनी चाहिए थी, ठीक है, हेडिंग चेंज करनी चाहिए थी, आपको हेडिंग डालनी चाहिए थी कि भाई क्या फीचर्स हैं वेजिटेशन के, तो वो एक हेडिंग होनी चाहिए थी। फिर आपका फर्स्ट पॉइंट आता कि इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्लांट। देखो क्यों है वो भी तो बताओ, क्योंकि वार्मर कंडीशन है, हाई रेनफॉल है, जो कि फेवरेबल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, और जो पूरा साल भर है वही ग्रोथ का सीजन बन जाता है, ठीक है, पूरे साल भर ग्रोथ होती है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। 90% वर्ल्ड की स्पीसीज यही मिलती है, तो भाई इसको थोड़ा कंफर्म करना ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसको एक बार आप चेक करना। डेंस फॉरेस्ट है, ये बात सही है। तो देखो 3 से 4 डायमेंशन है, जैसे कि थिक कैनोपी होती है, लेयर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो सब आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, ठीक है। फिर आपने लिखा है कि रीजंस क्या है, हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, मलेरिया वगैरह, फर्टिलिटी की बात की है, लाइव स्टॉक की बात की है। अब देखो यहाँ पे भी आपने कुछ पॉइंट छोड़ दिए, जैसे कि आपने लंबरिंग की बात यहाँ पे नहीं की है, ठीक है, तो वो चीज़ आनी चाहिए थी। फिर आपने क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टिंग प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन सच एज गोल्ड वगैरह डैमेज द इकोसिस्टम। अब देखो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्या पूछा गया है कि अंडर डेवलप क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें तो उसमें नहीं आएंगी ना, तो ये जो आपका पॉइंट है ये सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना आपने एब्रप्टली इसको एंड कर दिया है, ठीक है, जबकि आपको कंक्लूड करना चाहिए था 1 से 2 लाइन में, सिंपल सा कंक्लूजन हो जाता, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए हर पार्ट को अच्छे से एड्रेस करो, काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, डाटा आपने यहाँ पे नहीं दिया है जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा देखो काफ़ी छोटा आपने आंसर लिखा है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है, और इसके लिए यूपीएससी आपको 3 पेजेस देती है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2.5 पेजेस तो आपको फिल करने ही चाहिए, और वो मुझे यहाँ पे नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि इस तरह से जो लाइनिंग वाली शीट होती है ना, इसमें मत लिखो, प्लेन A4 शीट पे लिखो, और जो यूपीएससी मेंस में आपको बुकलेट देती है वैसी आपको मार्केट में मिल जाएगी, और उसी पे आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। फिर भी अच्छा एफर्ट है, लेकिन काफ़ी कुछ स्कोप है इम्प्रोवाइज करने का, और डिमोटिवेट नहीं होना है। जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई हैं इन पे वर्क करो, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे इन्होंने देखिए राइटिंग अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो ना तो कर लो, हालांकि समझ में आ रही है, अगर कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। आपने रेगुलेटरी बॉडीज को डिफाइन किया है कि जो रेगुलेट करती हैं, देखिए स्टैंडर्ड को सेट भी करती हैं, ठीक है, तो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आनी चाहिए। आपने इसके एग्जाम्पल दिए। अब देखो आपने क्या किया है ना, इनको वर्टिकली अरेंज किया है, तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ओपन स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा मत करो, आप क्या करो, इसको हॉरिजॉन्टली आप बनाओ, ठीक है, इस तरह से बनाओ, तो इसमें क्या होगा ना, आपका स्पेस काफ़ी कम यूटिलाइज होगा, ठीक है, और काफ़ी स्पेस आपका बच जाएगा, जहाँ पे आप बाकी की जो डायमेंशंस हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हो। क्या इश्यूज बताए हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, देखो एग्जाम्पल दो किस तरह से इंटरवेंशन, जैसा कि आरबीआई गवर्नमेंट वाला है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज की बात कर रहे हो, लैक ऑफ मैन पावर की बात कर रहे हो, ठीक है, देन लैक ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये बात तो सेम ही हो गई ना, तो इस तरह से पॉइंट रिपीट मत करो, हालांकि कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो वो आप देख लो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखो कटिंग को अवॉइड करो,
काफ़ी कटिंग आपने की है तो कटिंग कम से कम करने की कोशिश करो, ठीक है। देन मेजर्स टू रिजोल्व रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखो किस तरह से, थोड़ा सा इसको बता दो, थोड़ा सा और 2 से 3 लाइन में होना चाहिए था। मोर रिक्रूटमेंट देखो 2 बार रिपीट मत करो ना, आपने एक बार लिख दिया तो दोबारा इसको मत लिखो। एंड सम फंक्शनल ऑटोनॉमी वगैरह दी जानी चाहिए। देखो आप फाइनेंस की भी बात करो कि फंड्स का इशू होता है, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो इन सबको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ गए हो, लेकिन कंटेंट आपके पास कम है, थोड़ा सा वो कंटेंट को एनरिच करना होगा, सिंपल सी बात ये है। फिर आपने कंक्लूड किया है, देखो कंक्लूजन आपका ना 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुझे दिख रहा है। तो देखो भाई इतना बड़ा मत लिखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 10 मार्कर है तो 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, ठीक है, 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। आपने क्या लिखा है कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम से भी डिड एक्सेप्शनल वर्क ड्यू टू देयर फंक्शनल ऑटोनॉमी। अब देखिए 1992 में जो स्कैम हुआ था उसके बाद सेबी ने काफ़ी कुछ रिफॉर्म किया था, ठीक है, उससे पहले नहीं किया था। तो ये पॉइंट या तो आप सही से लिखो, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, ठीक है, क्योंकि स्कैम तो हो गया था और जो जिस तरह से हुआ था तो उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे थे, इसीलिए हुआ था, और फिर काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। फिर आपने क्या लिखा है, रिसेंटली फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी काउंसिल क्रिएटेड टू फिक्स द रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये करंट अफेयर है, अगर आपको पता है तो इसको कहीं शुरुआत में लिखो, यहाँ पे लिखेंगे इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना होगा आपके कंक्लूजन को, ठीक है। हालांकि अच्छा अटेम्प्ट है, और देखिए काफ़ी शॉर्ट में आपने आंसर लिखा है, तो ऐसा मत करो। 250 वर्ड्स हैं तो जो वर्ड लिमिट है ना, इसको मेंटेन करके चलो, छोटे आंसर मत लिखो, क्योंकि देखिए काफ़ी कुछ इसको बाकी है, काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं। तो इस तरह से ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने का यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ना ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका इशू है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।